हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता विद केम में। तो हम जो है वो बात कर रहे थे कि थर्मोडायनेमिक्स की। उसमें हमने सिस्टम पढ़ा, सिस्टम के प्रकार पढ़े, हमने सराउंडिंग पढ़ा, यूनिवर्स पढ़ा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ी और अपन ने इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, स्टेट फंक्शन पढ़ा, पाथ फंक्शन पढ़ा और उसके अलावा अपन ने थर्मोडायनेमिक टर्म देखे। आज अपने को पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स लॉ। ठीक है, तो 4 होते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में 2 दे रखे हैं। ठीक है, 2 को अच्छे से समझाया हुआ, एक्सप्लेन करा हुआ है, अपन भी कर लेंगे। बाकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेकंड और थर्ड लॉ की भी, है ना। तो सबसे पहले अपने पास है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ भी है, सेकंड लॉ भी है और थर्ड लॉ भी है। तो मैं पहले जीरोथ लॉ को इधर एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप समझना है ना क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है जो कि ए है। क्या है? ए है। एक सिस्टम है अपने पास और जो कि बी है। ठीक है, और एक सिस्टम और है जो कि सी है। मान लेते हैं इसका 75 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ए और बी को कांटेक्ट में रख देते हैं। ए और बी जो है ना अपने, उनको कांटेक्ट में रख देते हैं आपस में। तो ये क्या होगा, ये भी 50 डिग्री सेल्सियस, ये भी 50 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या लग जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था आ जाएगी ना। अगर मैं बी और सी को रखूं आपस में, बी और सी को मैं आपस में कांटेक्ट में रख देती हूँ, बी और सी को, तो इधर अपने पास क्या था भाई, आप सोचिए ना, 75 और 25 को रखूं तो इधर वाला भी 50 डिग्री सेल्सियस, इधर भी 50 डिग्री सेल्सियस है ना, और ये दोनों क्या आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। तो कहने का मतलब ये है, सुनना ध्यान से, समझना क्या आप बोलना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है और बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो ऑटोमेटिकली ए और सी भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ऑटोमेटिकली ए और सी भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ये बात किसने बोली? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बोली। ठीक है, आगे बात समझ में, अगर ए और बी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और बी और सी भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में होंगे, साम्यावस्था में होंगे। तो जीरोथ लॉ ऑफ जो अपना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सुनना ध्यान से ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बताता है कि अपने यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है ना, उसे ना तो अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं कि अपना जो ये यूनिवर्स है, ठीक है, ये जो यूनिवर्स है, इसकी प्रॉपर कोई ना कोई एनर्जी तो है ही। ठीक है, जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। यूनिवर्स की एनर्जी फिक्स होती है। फिर क्या होता है, कन्वर्जन होता है। एनर्जी का क्या होता है, कन्वर्जन होता है। कहाँ पे होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है, बस। ठीक है, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है, बाकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। तो अपना जो फर्स्ट लॉ है वो आ गया एनर्जी कंजर्वेशन पे। हाँ, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। ठीक है, कि ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। क्लियर है इतनी बात? ये हो गया फर्स्ट लॉ। अच्छा, सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है। अच्छा, फर्स्ट लॉ को अपन मैथमेटिकल प्रूफ भी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से ना। अभी आप नॉर्मली ये समझ लीजिए कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है। अभी बात करते हैं सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बताता है, देखो फर्स्ट लॉ ने डायरेक्शन नहीं बताई। ठीक है, हीट का जो फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा, ये डायरेक्शन नहीं बताई। ना ही ये बताया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बेटा जो काम अपने आप हो जाए, जो काम अपने आप हो जाए, है ना, वो स्पॉन्टेनियस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस का होता है जो हमें करवाना पड़े, है ना। तो सेकेंड लॉ क्या बताता है? सेकेंड लॉ एक तो अपने को बताएगा कि डायरेक्शन की बात करेगा। किसकी बात करेगा? डायरेक्शन की। और दूसरी बात करेगा कि जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैडम आप क्या बताना चाह रहे हो, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ स्पॉन्टेनियस का मतलब जैसे मान लो झरने का गिरना। झरना अपने आप गिरता है या उसे धक्का मारते हैं अपन, गिले तो गिर जा, तो अपने आप गिरता है, मतलब स्पॉन्टेनियस है। लेकिन आप सोच के देखो ना कि पानी जो है वो मोटर से ऊपर चढ़ाया जाता है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। ऐसे समझ गए? तो ये आप समझना है। जैसे लकड़ी का जलना वो स्पॉन्टेनियस है, अपन ने एक बार बस आग लगाई फिर लकड़ी कंटिन्यू जल रही है, ऐसे थोड़ी बार बार चला रहे हैं, बार बार चला रहे हैं, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, खाना बनना, है ना, तो खाना बनना नॉन स्पॉन्टेनियस है, मम्मी बनाती है ना। तो स्वतः प्रक्रम तो नहीं है कि अपने आप ही बन जाता है, तैयार हो जाता है, आप खा लेते हो ना, ऐसा नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो डायरेक्शन बताता है कि हीट का फ्लो किधर से किधर होगा, और स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये बताता है। लास्ट अपने पास है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्या कहता है, ये जो है ना वो एब्सोल्यूट एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, जैसे मैं बताती हूँ
की बात करता है, यानी कि ये कहता है कि मान लो कोई भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है कि मान लो ये मेरे पास परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये एक क्यूब है मेरे पास, क्या है, एक क्यूब है मेरे पास, है ना, ये क्यूब है, ठीक है, और इसके सारे के सारे एटम जो है ना वो फिक्स अरेंज है, सारे के सारे एटम जो है वो फिक्स अरेंज। आपके सॉलिड वाला चैप्टर हटा दिया गया, नहीं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है ये। तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मतलब है अगर ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कैसा सॉलिड है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसमें क्या होता है कि जब अपन टेम्परेचर को 0 केल्विन पे ले आते हैं तो एंट्रोपी 0 हो जाती है। क्या बात बोल रही हूँ मैं, अगर टेम्परेचर को अपन क्या कर देते हैं 0 केल्विन कर देते हैं तो एंट्रोपी जो होती है वो भी क्या हो जाती है 0, मतलब रैंडमनेस जो होती है वो 0 हो जाती है। अरे एंट्रोपी का मतलब क्या होता है जानते हो क्या, वैसे तो आगे अपने सिलेबस में एंट्रोपी पूरा दे रखा है तो उसको पढ़ना ही है, लेकिन फिर भी समझ लो एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब होता है अव्यवस्था। मान लीजिए आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है, अभी 30 हो गए, तो अव्यवस्था बढ़ी है ना, तो एंट्रोपी का मान पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास क्या भीड़ होती है तो एंट्रोपी बढ़ी हुई है, लेकिन घर पे आप नॉर्मली जितने लोग रह रहे हो उतने ही हैं तो आपकी एंट्रोपी नॉर्मल है। अगर आपके वहीं घर पे भीड़ हो गई तो एंट्रोपी बढ़ गई है। तो एंट्रोपी का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। क्लियर है, तो इतनी बात। अव्यवस्था हिंदी में अगर बात करी जाए तो अव्यवस्था जो होती है उसे ही एंट्रोपी कहते हैं। क्लियर है, तो हमने चारों जो लोग है वो पढ़ लिए, मैं शॉर्ट में वापस रिवाइज करवा देती हूँ चारों को, है ना, तो समझने वाली बात थी ना, बाकी लिखा हुआ तो आपके सबके पास ही पढ़ा ही है क्या है। अच्छा, आपको पता है जब परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होते हैं ना तो उनके लिए कुछ ना कुछ एंट्रोपी रह जाती है, उस एंट्रोपी को कहते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी। क्लियर है, अब देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है अपने को, ये बताता है, चलो मैं दूसरे मार्कर से लिख देती हूँ ना, ये बताता है अपने को इक्विलिब्रियम की बात। किसकी बात बताता है भाई, इक्विलिब्रियम की बात बताता है। ठीक है, ध्यान में रखना, इसको आप याद आ जाएगा, ऐसे शॉर्ट नोट बना लिया करो कि क्या बोल रहा है। फर्स्ट लॉ क्या बताता है, फर्स्ट लॉ बताता है एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ बताता है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया साम्यावस्था, साम्यावस्था, और एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है वो होता है ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, और सेकेंड लॉ जो है वो बताता है अपने को डायरेक्शन, सेकेंड लॉ बताता है डायरेक्शन, और दूसरी चीज अपने को बताएगा स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रक्रम स्वतः होगा या अस्वतः। थर्ड लॉ आपको बताता है एब्सोल्यूट एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होती है भाई, है ना, बात कर ली हमने। और या फिर मतलब एब्सोल्यूट एंट्रोपी बताता है, अब जो एंट्रोपी बच जाती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी, रेजिडुअल एंट्रोपी। आई थिंक आपको ये सारे लो जो है वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो आज आप खुद से लिख कर देखना, इनको चारों लो को आप खुद से लिख के देखना कि आपको कैसे क्या समझ में आते हैं, है ना। अपन जो है, अच्छा इसका नाम जीरो क्यों पड़ा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले फर्स्ट और सेकंड लो तो आ गए थे, है ना, फिर जब ये लो सामने आया तो उन्हें लगा कि ये तो इन दोनों से पहले होना चाहिए, तो अब क्या नाम दें इनको। तो फर्स्ट और सेकंड तो ऑलरेडी दिए हुए थे, अब इनको करेक्शन करना नहीं था, तो उन्होंने इसको जो नाम है वो जीरो लो कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चारों लो जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपन छोटे छोटे वीडियोस ही रखेंगे, लेकिन उसमें पूरा जितना हो सकता है वो सारा करेंगे, और क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़्यादा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।